हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे जिसका नेम है रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। मैं अपनी पिछली वीडियो से ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स एंड रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स। तो आज हमारी वीडियो नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू हो रही है, रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में हमारे रूल्स क्या थे। वो थे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो सबसे पहले हम नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो रेवेन्यू अकाउंट्स है और एक्सपेंस अकाउंट है उसको हमने कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या है। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं कि जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनको रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस बहुत ही ज़रूरी करने होते हैं। तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो हम अभी देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस वो हैं जो हमें बिजनेस में डे टू डे हमें एक्सपेंसेस करने ही होते हैं। तो आप देखते हैं कि जब हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वहाँ हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ हम कुछ एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, कुछ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। अभी मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। वो एक्सपेंसेस और कुछ इनकम भी होती है हमें, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट है या एट्सेट्रा जो भी इनकम होती है, तो उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। हर बिज़नेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसे ये देखना होता है कि उसका जो बिज़नेस है वो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है। तो इसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर उसके रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो उसको प्रॉफिट होता है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। बिजनेस का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब ये हम बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नॉमिनल अकाउंट्स का। तो नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं वो है मेनली एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यू। तो एग्जांपल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के सैलरी अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लें कैसे हमने नॉमिनल अकाउंट्स को डील करना है। तो हमने अभी देखा कि नॉमिनल अकाउंट्स में रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारा जो सबसे मेन जो टॉपिक है जर्नल है। जर्नल एक बार आपको आ गया तो आपके सारे लेजर्स भी अपने आप बन जाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होता है। अगर आपकी जर्नल में स्टार्टिंग में एंट्री गलत हो रही तो आगे भी गलत होता जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ 2 जर्नल एंट्री ली हैं। तो पहली एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज ₹750। यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी देखा कि जब भी हमारी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे कौन से मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ हमने स्टेशनरी का सामान परचेज किया है, परचेज ₹750। तो ये हमारा जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान है ये हमारी कोई मेन गुड्स नहीं है। अगर हमारी मेन गुड्स हमने परचेज की होती तो वो परचेजेज अकाउंट होता। ये जस्ट हमने थोड़ा सा एक्सपेंस किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हो सकता है कुछ हमने पेन्स लिए हों, कुछ पेपर्स लिए हों, कुछ एट्सेट्रा जो A4 साइज़ के या A5 साइज़ के कुछ पेपर्स लिए एट्सेट्रा। हमने कुछ स्टेशनरी का सामान जो है वो हमने परचेज़ किया है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो जब हमने परचेज़ किया उसको हमने कैश परचेज़ किया 750 का। तो सबसे पहले इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो एक्सपेंस अकाउंट है हमारा वो है, और दूसरा है कैश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने अभी देखा कि ये अकाउंट नॉमिनल है,
नॉमिनल जो एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो इसमें रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसमें रूल के मुताबिक डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जब हमने कोई परचेज की है स्टेशनरी वगैरह तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो इस साइड को हम डेबिट करेंगे। तो दूसरा जो अकाउंट है वो कैश है, और जो कैश है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमारा कैश जो है वो बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो जनरल एंट्री हो रही है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो एक्सपेंस अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर दिया 750 के साथ, और जो कैश हमारा चला गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया 750 के साथ। दूसरी जो हमारी जनरल एंट्री है, कमीशन रिसीव्ड ₹970। कमीशन जो अकाउंट है वो हम हो सकता है हमने पेड की हो, तो अगर हमने पेड की है तो हमारा एक्सपेंस है, अगर हमने कमीशन रिसीव्ड की है तो ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पर जो है कमीशन अकाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो यहाँ पर जो रूल्स हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर कमीशन जो हमारी है इनकम हो रही है, तो इसलिए ये कमीशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ₹970 हमें रिसीव हुए हैं, तो आ क्या रहा है, कैश। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के मुताबिक कैश को डेबिट होना है, और कमीशन जो हमारी है वो इनकम है, उसको क्रेडिट होना है। तो एंट्री हो रही है आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो अमाउंट आ गया हमारा 970। तो चलिए हमने इसको जर्नल में कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो पहली हमारी एंट्री है जो वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज ₹750। तो डेट हमने अज्यूम की है कि 25 मई 2021। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 750। तो नरेशन में हमने लिख दिया बीन स्टेशनरी परचेज। तो जो नेक्स्ट एंट्री है वो अज्यूम किया हमने कि वो 26 मई की है, तो उसमें हमें कैश अकाउंट रिसीव हुआ, कैश को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो रियल अकाउंट था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कमीशन रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया। तो नॉमिनल रूल के मुताबिक डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर इनकम जो है वो कमीशन रिसीव्ड है, तो यहाँ पर हमने अमाउंट 970 डेबिट कर दिया, 970 क्रेडिट कर दिया, और साथ में नरेशन मेंशन कर दी बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जो मेनली एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड जो रेवेन्यू अकाउंट होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स और जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं। थोड़ा सा उनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इसको गलत ट्रीट कर लिया, नॉमिनल की बजाय पर्सनल अकाउंट अगर आपने ट्रीट कर लिया, जब पर्सनल को नॉमिनल अकाउंट ट्रीट कर लिया, आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। अगर जर्नल एंट्री गलत हो रही तो सारा कुछ गलत होता जाएगा। तो यहाँ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट्स वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो वो क्या डिफरेंस है, नॉमिनल अकाउंट में अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस भी हो जाता है, जैसे हमने इंटरेस्ट पेड किया तो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, अगर इंटरेस्ट हमने रिसीव किया तो हमारा इनकम अकाउंट है। तो दूसरा है हमारा रेंट अकाउंट, रेंट जो है अगर हमने पेड किया तो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट अगर रिसीव किया तो हमारा इनकम अकाउंट है। सैलरी अकाउंट हमारा जो है वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। उसके बाद जो कमीशन अकाउंट है तो ये हमारा एक्सपेंसेस भी हो सकता है और ये इनकम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में। अगर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट अकाउंट लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने उसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करना है, और उसके रूल्स जो रेगुलेशन है वो हमने नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से देखना है। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा दूँ कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा बिजनेस में हमने कोई लोन लिया है तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमने देना है, तो जो हमने इंटरेस्ट ड्यू है और पेड कर दिया तो वो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पेड नहीं किया, मीनिंग ये है कि अगर हमने जब लोन लिया था तो उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही होंगी कि हमने इतनी जनवरी में देनी है, फरवरी में देनी है, तो एक इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है। मान लीजिए 10,000 इंस्टॉलमेंट फिक्स हो रही,
तो उसकी 10,000 इंस्टॉलमेंट में एक प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा और एक इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा। तो हर इंस्टॉलमेंट में ईएमआई अगर है 10,000 की पर मंथ, तो उसमें कुछ पोर्शन जो है हमारा प्रिंसिपल है और कुछ जो है वो इंटरेस्ट का पोर्शन है। अगर इंटरेस्ट तो हमने हर महीने की एक डेट पे वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो यहाँ पर जब भी वो डेट आएगी तो हमारी वो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, मीनिंग हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अगर हमारा ऐसे इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो हमने अगर पेड कर दिया तो वो तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पेड नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा 31 मार्च का इंटरेस्ट था, वो 5,000 इंटरेस्ट ड्यू था, लेकिन हमने पेड जाके किया बाद में मीनिंग हमने वो अप्रैल में पे किया। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसको हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहेंगे। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा। करंट लायबिलिटी जब हम डालेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ये आ जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, तो इनको हम बहुत ही डिटेल में आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूँ कि नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। जब भी हमने आगे ये कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ना होगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, तो हम वहाँ पर डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, कैसे हमने ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है और प्रीपेड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। वो काफ़ी डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप नोट देखिए, इफ़ ए प्रीफिक्स और सफिक्स आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एक्रूड, इन तीनों में से अगर कोई भी वर्ड लिखा होगा तो वो इज़ एडेड टू ए नॉमिनल अकाउंट, देन इट बिकम्स ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर इंटरेस्ट अकाउंट सिंपल लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड या फिर प्रीपेड वर्ड और या फिर एक्रूड वर्ड एटसेट्रा ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये इसका मीनिंग ये है कि ये हमारी बैलेंस शीट आइटम है, ये फिर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नहीं रही है, ये हमारी बैलेंस शीट की आइटम रह जाती है। तो ये इसको हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ट्रीट करना है। ऐसा ही रेंट में होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका ड्यू हुआ, आपने पेड कर दिया तो वो रेंट एक्सपेंस है। अगर आपका रेंट ड्यू हो गया लेकिन आपने पेड नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। अगर आपने रेंट एडवांस में ही पेड कर दिया तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने 8 महीने का रेंट पेड करना था लेकिन आपने 4 महीने का रेंट पेड कर दिया, हो सकता है आपको 3 महीने के लिए बाहर जाना हो कहीं, तो आपने एडवांस में ही जो ओनर को रेंट पे कर दिया 4 मंथ्स का, तो 8 महीने का तो उस महीने का था लेकिन 3 महीने का आपने प्रीपेड रेंट पे कर दिया, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ऐसे ही सैलरी है, सैलरी ड्यू हो गई लेकिन आपने पेड नहीं की तो उसको आपने बाद में पेड किया तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाती है। तो प्रीपेड सैलरी की एडवांस में आपने सैलरी पेड कर दी है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही कमीशन अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, तो प्रीपेड कमीशन आपने एडवांस में ही कमीशन को पेड कर दिया तो ये आपकी प्रीपेड जो कमीशन है वो एसेट साइड आएगी, आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है लायबिलिटी साइड आएगा। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है जो वो लायबिलिटी है और प्रीपेड सैलरीज है वो एसेट है हमारा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारी लायबिलिटी है और प्रीपेड रेंट जो है हमारा वो एसेट है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैं एक मीनिंग समझा रहा हूँ, जस्ट एन आइडिया दे रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो जब हम सम करेंगे तो बहुत ही डिटेल से मैं आपको उस समय बता दूंगा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे इनकम है, वो जो है कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो बनाते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो।
फैक्ट्री के रिलेटेड जितना भी जो अकाउंट्स है वो हम जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसे डील करना है, उनको कैसे हमने फैक्ट्री कॉस्टिंग कार्ड निकालनी है, कैसे हमने वर्क कॉस्ट निकालनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कैसे हमने रॉ मटेरियल देखना है, कैसे हमने डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, प्राइम कॉस्ट आती है हमारी, वो चीज़ें आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो इसलिए मैं वो चीज़ों को डीलिंग नहीं कर रहा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डील कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं कैसे हमने उनको बाइफरकेट करना है। तो एक्सपेंसेस हमारे जो होंगे वो मेनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको वहाँ पर एक जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें ये देखना होगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया कि ग्रॉस लॉस आया। तो उससे आगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, उसमें हमने ये देखना होता है कि आपका नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। तो उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी होती है। तो यहाँ मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। तो जस्ट एक हिंट है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे पहले मैं डील कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले परचेजेज है। परचेजेज अकाउंट में कौन सी चीज़ें आएंगी, देखिए जो ट्रेडर है, ट्रेडर मीन्स उसने गुड्स परचेज करनी है और गुड्स सेल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक मैन्युफैक्चरर होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेता है, उसको प्रोड्यूस करता है, वो अपनी प्लांट एंड मशीनरी लगी होती है, उसको एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद जब फिनिश गुड्स निकलती है तो फिनिश गुड्स निकलने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देते हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जब मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा तो वो भी एक ट्रेडर ही है, क्योंकि उसने ऐसे सामान लिया और उसको आगे रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को बेच दिया। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी ट्रेडर है और जो रिटेलर है वो भी ट्रेडर है। इन्होंने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं की, इन्होंने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। तो इसलिए इन्होंने जो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। देखिए यहाँ पर उन्होंने गुड्स परचेज करनी है, गुड्स ही सेल कर देनी है। तो इसके लिए उन्होंने जो भी मेन जो गुड्स परचेज की है, जिसको उनकी इंटेंशन है सेल करने की, तो उसको हम तो जब इसने गुड्स परचेज किया तो वो परचेजेस अकाउंट आएगा। तो ये जो परचेज अकाउंट है ये उसकी मेन आइटम है जो वो गुड्स परचेज कर रहा है। तो ये उसकी इंटेंशन है सेल करने की, तो उसने गुड्स परचेज करनी है। तो आपका हेड जो आएगा वो परचेज अकाउंट आएगा। उसके बाद पावर एंड फ्यूल इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब भी वर्ड में पावर वर्ड आ गया तो इसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करना है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ है, उसमें पावर वर्ड यूज़ नहीं है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर पावर वर्ड यूज़ है तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसका आने जाने का जो भाड़ा होता है, जहाँ उसको हम इंग्लिश में फ्रेट कहते हैं, तो वो हम जब पेड करते हैं तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है परचेज के टाइम हमने जो फ्रेट पे किया। अगर हमने सेल के टाइम फ्रेट पेड किया तो वो हमारा फ्रेट आउटवर्ड होगा, तो वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। अगर हमने परचेज के टाइम फ्रेट पेड किया तो वो इनवर्ड होगा, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऐसे ही कैरीज इनवर्ड है, अगर हमने परचेज के जो टाइम है वो कैरीज पेड किया तो वो हमारा कैरीज इनवर्ड है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कई बार ऐसे एक सेम ऐड हो जाता है, FOC उसको कहते हैं, फ्रेट और ट्राई एंड कार्टेज। तो ये अगर हमने परचेज के टाइम पे किए हैं, जब गुड्स हमने परचेज की है तो उस समय अगर हमने पे की है
तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है, अगर हमने डायरेक्ट वेजेस, हो सकता है कुछ हमने वेजेस पे की हो, जो हमने गुड्स परचेज़ की है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको सही करने के लिए हो सकता है हमने लेबर लगाई हो, तो वो जो लेबर है वो डायरेक्ट लेबर है, तो उसको हमने डायरेक्ट वेजेस में डालना है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो कई बार सीधा लिखा होता है सामने कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो ये जितने भी अकाउंट है ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो और भी नॉमिनल अकाउंट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के। तो नॉमिनल अकाउंट में ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी सारे एक्सपेंसेस हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है। आपने जब भी ये एक्सपेंसेस का हेड देख लेना है तो आपको आइडिया हो जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट हैं, ये परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट हम अपनी गुड्स की जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टाइज करते हैं, कुछ हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं। अकाउंटिंग चार्जेस, ये कई बार हमने अकाउंटेंट रखा होता है तो उसको हम जो पेमेंट करते हैं वो अकाउंटिंग चार्जेस होता है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑडिट फ़ी, सीए को जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देनी है वो ऑडिट फ़ी होती है। जब हम अकाउंट्स अपने ऑडिट कराते हैं तो उसके लिए हमें सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देनी पड़ती है, उसको हम ऑडिट फ़ी कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड कमीशन। बैंक जब कुछ भी एक्टिविटीज़ जहाँ कुछ भी डीलिंग करता है, जहाँ कुछ भी चार्जेस वो अकाउंट में लगाता है, हमारा हो सकता है हमारा वो करंट अकाउंट हो, सीसी अकाउंट हो, एट्सेट्रा, कैसे जो बिजनेस अकाउंट हो, तो जो वो चार्जेस लेता है तो वो चार्जेस जहाँ कमीशन भी लेता है, तो वो चार्जेस और कमीशन जब एक ओनर पेड करता है, एक प्रोप्राइटर जहाँ पार्टनरशिप फर्म जहाँ एट्सेट्रा कोई भी पर्सन पे करता है, तो वो उसका एक्सपेंस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। बैंक इंटरेस्ट पेड, तो कई बार बिजनेसमैन ने लोन लिया होता है और वो बैंक इंटरेस्ट पेड करता है बैंक को, तो वो बैंक इंटरेस्ट जो है वो उसका एक्सपेंस होगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कार रिपेयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिव, अगर आपकी कार जो है वो आप उसको एक बिज़नेस एसेट यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पेट्रोल डाला, जो भी उसको रिपेयर कराया, जो भी उसकी मेंटेनेंस पर एक्सपेंस किया फॉर बिज़नेस पर्पज़, यहाँ पर पर्सनल पर्पज़ नहीं है, ये ओनली फॉर बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ तो वो हमने उसको डेबिट करना है कार रिपेयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट में, तो ये इंडायरेक्ट है। तो नेक्स्ट है कैरिज आउटवर्ड, जैसे कैरिज इनवर्ड जो हमने पेड किया था वो परचेजेस के टाइम पे किया था। जब हम गुड सेल करते हैं तो कुछ हम कैरिज की पेमेंट करते हैं, कैरिज आउटवर्ड पेमेंट करते हैं, तो उस समय जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ कैरिज आउटवर्ड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर बिजनेस की एक एसेट है, लेकिन जब हम उसके लिए थोड़े एक्सपेंस करते हैं, कंप्यूटर रिपेयर कुछ कराते हैं, जब उसकी जो मेंटेनेंस के लिए हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, कई बार उसमें हमें कार्ट्रिज वगैरह डालनी होती है, या कई बार जो रिपेयर करवाना होता है, कंप्यूटर सही नहीं चलता, तो ऐसे कुछ भी हम एक्सपेंस करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालने होते हैं, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, एक कन्वीनियंस एक्सपेंसेस होता है, दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम लोकल एरिए में जब हम जाते हैं, तो उस समय जो हमारा पेट्रोल का खर्चा हुआ, जहाँ कुछ एट्सेट्रा खर्चा होता है, तो उसको हम कन्वेंस एक्सपेंसेस में डालते हैं। जब हम लोकल से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, मींस जब हम आउट स्टेशन वगैरह जाते हैं, वो जो एक्सपेंसेस है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेस जो भी हमारा पेट्रोल का खर्चा हुआ, एट्सेट्रा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, स्कूटर हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल हो सकता है, कोई भी व्हीकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो कन्वेंस एक्सपेंसेस में आएगा। डेप्रीसिएशन, मान लीजिए मैंने एक एसेट परचेज़ किया 10,000 का, उसको मैंने सारा साल यूज़ किया,
तो अगर उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो उसकी जो साल के एंड में वैल्यू रह रही वो 9000 उसकी जो वैल्यू रह रही। तो ड्यूरिंग द ईयर जो उसकी वैल्यू में कमी आई उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज़ आल्सो एन एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, लेकिन होता है ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। जब बिजनेसमैन कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेड करता है तो ये उसका हेड जो है उसमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस हैं, अगर वो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो जो मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर जो लगा हुआ है वो ऑफिस में लगा हुआ है तो वो ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ना कि उसके जो घर में जो लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर उसका वो बिल पे करेगा, वो उसका ड्राइंग्स होगी। लेकिन जो ऑफिस में उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो पे कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा। अगर वो घर के अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है घर के मीटर का तो वो उसकी ड्राइंग्स होगी। इलेक्ट्रिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कई बार होता है कि कोई वो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करवाता है तो ये उसका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये P&L में आएगा। तो नेक्स्ट है फ्रेट आउटवर्ड। जैसे हमने अभी देखा कि फ्रेट इनवर्ड जो है वो हम परचेज के टाइम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब हम सेल के समय फ्रेट पे करते हैं तो वो फ्रेट आउटवर्ड है, तो ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फीस एंड टैक्सेस, कुछ हम फीस पेमेंट करते हैं, कुछ हम टैक्सेस जो पे करते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फेस्टिवल एक्सपेंसेस, कुछ हम फेस्टिवल के रिलेटेड भी हम जब एक्सपेंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली के समय कुछ हमने अगर अपने स्टाफ को कोई गिफ्ट्स दिए हैं तो ये जो गिफ्ट्स हैं जो भी स्वीट्स हैं तो ये उसके फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम हम जब अपने स्टाफ को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो ये हमारे फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं। जनरल एक्सपेंसेस वो जो है एक्सपेंसेस अगर किसी भी स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते तो वो जनरल नेचर के होते हैं। इसको हम कई बार मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी बिजनेसमैन ने लोन लिया हुआ है तो उस पर वो इंटरेस्ट जो पे करता है बिज़नेस के लिए जो लोन लिए हुए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पे करता है तो वो उसका एक्सपेंस है, तो ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये P&L में आएगा। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं जब उनको एक सैलरी मिलती है और एक इंटरेस्ट मिलता है तो जो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स डेबिट करते हैं तो वो भी उसका एक्सपेंस हो गया, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंसेस, हो सकता है कई बार बिजनेसमैन का केस चलता है कोर्ट में तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो लीगल एक्सपेंसेस या फिर और किसी प्रकार के लीगल एक्सपेंसेस पेड किए बिजनेस पर्पस के लिए तो वो उसका बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अभी जनरल एक्सपेंसेस में कहा कि जो स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते वो आइदर या तो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मीटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेसमैन कई बार अपने स्टाफ के साथ जहाँ जो उसके एजेंट होते हैं तो उनके साथ या फिर कई बार क्लाइंट्स के साथ मीटिंग वो करता है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मीटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं ये उसके ऑफिस रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस हैं। रिबेट एंड डिस्काउंट, कई बारी बिजनेसमैन जो है वो पार्टी को रिबेट एंड डिस्काउंट देता है तो ये उसका एक्सपेंस है। अगर उसको रिबेट एंड डिस्काउंट मिलता है तो वो उसकी इनकम होगा, वो क्रेडिट साइड होगा। अगर वो रिबेट एंड डिस्काउंट पार्टी को दे रहा है तो ये उसका इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किसी भी तरह की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, हो सकता है बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, हो सकता है जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस साइड में आ रही, वो भी इंडायरेक्ट है। स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर के लिए जो भी बिजनेसमैन पेमेंट करता है तो वो स्टाफ वेलफेयर है। फॉर एग्जांपल अगर वो डेली स्टाफ को टी वगैरह प्रोवाइड करता है तो ये उसके स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी इंडायरेक्ट हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जब बिजनेसमैन गुड्स को सेल करता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है कि वो मान लीजिए उसकी कोई डिलीवरी वैन है तो वो जब सामान को क्लाइंट के पास पहुंचाता है तो वो जो भी उसका खर्चा हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टाइम टू टाइम वो टूर वगैरह लगाता है बिजनेसमैन, उसको बिजनेस ऑर्डर लेने होते हैं, तो या फिर वो बिजनेसमैन बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो वो जो भी है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं तो इनको हम टूर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। और ऐसे ही इनकम अकाउंट जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अगर बिजनेसमैन एक्सपेंसेस पेड कर रहा है तो उसको डेबिट करना है, या उसको लॉस हुआ है तो डेबिट करना है। अगर बिजनेसमैन को इनकम होती है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, या फिर उसको गेन होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जिनको हमने डेबिट करना है और ऑल द इनकम एंड गेन जिनको हमने क्रेडिट करना है। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो इसको हम बाद में डील करेंगे, पहले तो आपने जर्नल समझना है। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल्स हैं जो डेबिट एंड क्रेडिट के, वो मैंने आपको बता दिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच भी है। ये जो मैंने आपको जितने भी रूल बताए ये आपको ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसके मुताबिक आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के जो रूल्स हैं। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो पर्सनल में रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और जो नॉमिनल अकाउंट में रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये हमारी जो थी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच कैसे होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको मैंने आपको कहा था कि ये आप सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। तो चलते हैं हम, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। मैथमेटिक्स में हमने जो इसको सॉल्व करना है इसके लिए रूल्स होता है बॉड मास। तो बॉड मास का पहले हम रूल देख लेते हैं कैसे होता है। रूल्स ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले बॉड मास BODMAS, बॉड मास में सबसे हमने पहले सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम ये जो छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट है, इसको हम सीक्वेंस वाइज में सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है, पहले ये। हमने जो ब्रैकेट सॉल्व करनी है वो सीक्वेंस वाइज करनी है। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। उसके बाद हमने ऑफ को हमने कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है उसको हमने ऑफ को हटा के वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर लेना है। तो हम ये सोचेंगे कि वहाँ पर ऑफ वर्ड नहीं है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसके लिए जो रूल्स है ऑफ, तो इसके लिए हमें रिप्लेस साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्लेस ऑफ ऑफ को हटा के हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन कर लेना है। तो उसके बाद हमने डिवीज़न करनी है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इस रूल को हमने फॉलो करना ही है। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हमने ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करना था। सबसे पहले देखिए कि इसमें कोई भी ब्रैकेट मैंने नहीं डाली, तो इसलिए ब्रैकेट का रूल यहाँ से हट गया। उसके बाद मैंने ऑफ भी नहीं डाला, ऑफ भी हट गया। तो ना अपने ब्रैकेट्स का यहाँ पर रूल देखना है ना ऑफ का। तो बॉड मास में BO हट गया। अब नेक्स्ट है डी मीन्स डिवीज़न। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है प्लस का, ये डिवाइड का, डिवीज़न का। तो सबसे पहले आपने सॉल्व जो करनी है ये वाली डिवीज़न, ये डिवीज़न, ये डिवीज़न, ये और ये। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने वैसे ही देख लिया 7 × 9 प्लस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ 2 आ गया, 2 × 2, तो हमने 2 × 2 लिख दिया। -3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का है ये हमने ऐसे ही लिख लिया। 18 डिवाइड बाय 2, ये 9 है, ये 9 आ गया। तो उसके बाद हमने प्लस का साइन एज इट इज़ लिख दिया। 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 मीन्स 2 आ गया, तो हमने 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 भी 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया।
तो +9 9 मल्टीप्लाई बाय का साइन हमने एज इट इज़ लिख दिया। 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 का आंसर 4 आ गया, तो हमने वहाँ पर 4 लिख दिया। -4 एज इट इज़ लिख दिया। प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो 6 डिवाइड बाय 3 2 आ गया, तो हमने 2 लिख दिया। तो ये हमने आफ्टर डिवीज़न हमारा ये आ गया। अब तो नेक्स्ट हमने डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63, प्लस का साइन एज इट इज़ रह गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 ये आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ और प्लस का साइन एज इट इज़। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बॉड मास BOD M तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एडिशन में हमारा जो आ गया 63 +4 प्लस 36 और +2, इनका टोटल आ गया 109। और जो माइनस में है -27 और -4, ये -31 आ गया। तो ऐड का आफ्टर एडिंग हमारा आ गया 109 -31। तो लास्ट में रह गया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में 109 से हमने जो 31 लेस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 78। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो मैं जब भी फ्यूचर में वीडियो शेयर करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो इमीडिएट आप देख सकें। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो थैंक्स अगेन, ओके बाय।